हाँ तो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है समास का है। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। आज इसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से ही, ठीक है। और इसके अंदर जो नोट्स हैं आपके सामने, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें समास के बारे में चर्चा कर रहे थे हम। समास क्या होता है, ठीक है। समास को मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई समास में संक्षिप्तीकरण होता है। दो या दो से अधिक शब्द हो या एक से अधिक शब्द हो तो उनसे मिलाकर के हम एक शब्द में उसको बदल देते हैं, उसका छोटा शब्द बना देते हैं, वो समास बन जाता है। ये हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा भी हमने दो समास के भेद भी पढ़ लिए थे। एक बार फिर से हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिए, समास से मतलब क्या होता है। समास से तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण से मतलब होता है छोटा रूप या छोटा शब्द, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम इसकी परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, यानी कम से कम शब्द हो और अधिक से अधिक अर्थ हमें प्राप्त होता है, तो वो समास होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके तात्पर्य यहाँ पर दे रखा है। और देखिए, आप जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपके सामने दे रखा है कि रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो देखो, यहाँ पर एक दो तीन चार, हमारे सामने चार शब्द आ गए, यानी कि एक से अधिक हैं ये, ठीक है। एक से अधिक यहाँ पर शब्द हैं, लेकिन हमें इन सभी शब्दों से एक शब्द बनाना होगा, ठीक है। संक्षिप्तीकरण करना होगा, यहाँ पर एक छोटा रूप दिखाना होगा एक शब्द का, तो उसको ही हम समास कहते हैं। तो यहाँ पर रसोई के लिए घर, उसको अगर हम एक शब्द में बोलना चाहें तो वो बोल सकते हैं हम रसोई घर। उसे हम रसोई घर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए समास के अंदर हमें संक्षिप्तीकरण पर ध्यान देना होता है। एक राजपुत्र, जैसे यहाँ पर दे दिया, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यदि इन तीनों को एक में लाना चाहें, एक शब्द में दिखाना चाहें, एक शब्द में दर्शाना चाहें, तो वो समास बन जाएगा। उसको हम समासिक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। और वो शब्द हमारा बन जाता है राजपुत्र। तो इस प्रकार से जो समास होता है उसकी डेफिनेशन आप लोग समझ चुके होंगे, उसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि भाई समास होता क्या है, ठीक है। समास होता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि भाई इसमें कितने पद होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर दो एग्जाम्पल और भी दे रखते हैं, वो भी आप देख लेना, नीलकमल और हथकड़ी। अब सामासिक शब्द क्या होता है, सामासिक शब्द से हमारा क्या तात्पर्य, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सामासिक शब्द होता है समास, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है, यानी जिसमें समास के नियम लगे और उससे एक शब्द बन जाए, यानी कि दो तीन शब्दों या एक से अधिक शब्दों से एक शब्द जब बन जाता है, उसका संक्षिप्तीकरण जब कर दिया जाता है, तो वो सामासिक शब्द कहलाता है। और उसे हम समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग, परसर्ग विभक्तियों के चिन्ह को हम बोलते हैं, यानी कारक विभक्ति के चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो वो गायब हो जाते हैं उस समय। लुप्त का मतलब होता है गायब, वो गायब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने लिखा था राजा का पुत्र, ठीक है। अब यहाँ पर हमने विभक्तियों का लोप कर दिया और इन तीनों शब्दों के स्थान पर एक शब्द का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, एक शब्द को यहाँ पर लिखते हैं और वो लिख दिया मैंने राजपुत्र। तो ये जो शब्द यहाँ पर हमारे सामने आया है, ये होता है सामासिक शब्द, या इसको हम समस्त पद भी कह सकते हैं। अब ये तो हमने समस्त पद बना लिया। अब समास विग्रह कैसे करते हैं, समास विग्रह की चर्चा देखिए यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। समास विग्रह,
सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ये चीज तो है समस्तपद, और जब इसी के हम टुकड़े कर देते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं शब्द को, जब इस शब्द को हम स्पष्ट करेंगे तो बीच में कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कई बार तो कारक विभक्तियां दिखाई देती हैं और कई बार वो अदृश्य होती हैं, अर्थात दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं समास विग्रह करना। वो स्थिति कहलाती है समास विग्रह करना। विग्रह का मतलब विच्छेद करना, यानी कि जो सामासिक शब्द है उसका विच्छेद कर देना, यानी इस सामासिक शब्द का विच्छेद कर देना, इसको कई शब्दों में बांट देना। ठीक है, जैसे हथकड़ी की हम बात कर लेते हैं, यहां से हम एग्जांपल उठाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं हथकड़ी। अब हथकड़ी होती क्या है, हथकड़ी होती क्या है, तो इसके दो शब्द निकालो पहले, दो पद निकाल लो पहले। एक तो हो गया यहाँ से हथ और एक कड़ी। हथ का मतलब होता है हाथ, और ये हो गया हमारा कड़ी। ठीक है, ये हो गया हमारा कड़ी। अब बीच में हमें कारक चिन्हों का प्रयोग करना है, और कई बार हम नहीं भी कर सकते। यदि कारक चिन्ह उपयुक्त हैं और वो लिखने योग्य हैं, वो आने योग्य हैं, तो हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो हाथ की कड़ी, हाथ को कड़ी, हाथ का कड़ी या हाथ के लिए कड़ी, इनमें से जो सही चिन्ह का यूज हो सकता है, जो सही चिन्ह यहाँ पर फिक्स हो सकता है, बैठ सकता है, हम उसको लिख देते हैं। तो देखिए हाथ के लिए कड़ी, ठीक है, हाथ के लिए कड़ी होती है। तो यहाँ पर जो के लिए जो चिन्ह है, इन्हें संप्रदान तत्पुरुष समास, इन्हें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, वो यहाँ पर सही बैठेगी बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम संप्रदान तत्पुरुष समास के इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझ चुके हैं कि समास का विग्रह कैसे किया जाता है या सामासिक शब्दों का विग्रह कैसे किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है सभी को? यस सर। आगे आगे चले। यस सर। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर हमारे सामने है समास के भेद। तो देखो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट इसमें होता है अव्ययी भाव समास, सेकंड तत्पुरुष, थर्ड कर्मधारय, फोर्थ द्विगु, 5 यहाँ पर है द्वंद, 6 यहाँ पर है हमारा बहुब्री। तो ये 6 समास के प्रकार होते हैं। अब इनके कुछ प्रयोग की दृष्टि से अगर भेद हम मानते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि तो इनके होते हैं 3 भेद, संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्णन मूलक। ठीक है, संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्णन मूलक। और पदों की प्रधानता के आधार पर देखें तो यहाँ पर इनके 4 बताए गए हैं, 4 प्रकार, जिसके अंदर पूर्व पद प्रधान होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। जिस समास के अंदर पूर्व पद प्रधान होता है वो तो अव्ययी भाव समास होगा, यानी पदों की प्रधानता के आधार पर हम समास का वर्गीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास, और जिन समासों में उत्तर पद प्रधान होता है वो होते हैं एक तो तत्पुरुष में, एक कर्मधारय में और एक द्विगु में। इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, पूर्व पद भी प्रधान होगा तो उत्तर पद भी प्रधान, यानी दोनों समान होंगे। ठीक है, कोई किसी से कम यहाँ पर नहीं होगा। और दोनों पद अप्रधान, जिसके दोनों ही पद अप्रधान हो वो होता है बहुब्री समास, जो 6 नंबर वाला है हमारा। इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, तीसरा ही पद यहाँ पर प्रधान होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने भेदों की चर्चा करी कि भेद किस प्रकार से होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर कैसे होते हैं और प्रयोग की दृष्टि पर कैसे होते हैं। इसके बाद हम बात करें तो फर्स्ट हमारा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की चर्चा करते हैं। देखो फिर से वही बात कि इसमें 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। अव्ययी भाव समास में मैंने आपको बताया था, अव्ययी भाव समास में अभी हमने पढ़ा था कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है, इसका कौन सा पद प्रधान होता है, वही बताएं मुझे। पूर्व पद। तो देखो यहाँ पर पूर्व पद इसका प्रधान होता है, यानी फर्स्ट वाला पद इसका प्रधान है। ठीक है, आपके सामने वो दिखाई दे रहा है। अब देखो इसमें पूर्व पद प्रधान तो है, लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें आता क्या है जो पूर्व पद प्रधान हुआ। देखो इसमें आता है अव्यय और आते हैं उपसर्ग। पहले पद के अंदर अव्यय और उपसर्ग आते हैं, उपसर्गों को ही अव्यय भी कह सकते हैं। और अव्यय का अर्थ क्या होता है, अव्यय का अर्थ ये होता है
कि जो किसी प्रकार से व्यय नहीं हो सके, यानी खर्च नहीं हो सके। खर्च से मतलब है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सके। अब वो परिवर्तन कौन कौन से हिंदी जो व्याकरण के तत्व हैं, जो बिंदु हैं, उनके अंतर्गत हम देखते हैं तो वो कौन कौन से बिंदु हैं। देखो, एक तो लिंग है, एक वचन है, एक कारक है। इनके अनुसार अव्यय शब्द कभी भी बदलते नहीं है, ठीक है, वो कभी भी बदलते नहीं है, उनमें परिवर्तन नहीं होते हैं, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, जैसे वो दिखाई देते हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो अव्ययभाव समास की परिभाषा देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर के अव्यय की तरह प्रयोग हो तो वो भी अव्ययभाव समास होता है। देखो यहाँ पर है, जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं, रातों रात, ये दो शब्द हो गए, रातों रात, ये हमारा फर्स्ट पद, पूर्व पद, ये सेकंड पद, उत्तर पद। अब रातों रात जो यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, आपको दिखाई दे रही है पुनरावृत्ति हुई है। यदि इन दोनों की पुनरावृत्ति से इसका जो एक शब्द हम बनाते हैं, वो जो शब्द बन रहा है वो अव्यय शब्द बनता है। क्योंकि ये अव्यय शब्द इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, और अव्यय शब्द बनने के कारण से इसको हम समास का नाम देते हैं अव्ययभाव समास, क्योंकि इसमें अव्यय की प्रधानता होती है, ठीक है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययभाव समास ही माने जाते हैं। संस्कृत में जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं, मैंने अभी बता दिया था आपको कि इसमें उपसर्ग भी आते हैं, जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं वो भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। एग्जाम्पल पर हम चलते हैं तो देखो, यथाशक्ति आपके सामने का एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पर यथाशक्ति की हम बात करें तो यथा धन शक्ति, दो पद निकाल लिए मैंने। यथा का मतलब होता है के अनुसार या जैसे, और शक्ति का मतलब होता है संज्ञा, यानी शक्ति यानी बल, ठीक है। और जब हम इसका सामासिक विग्रह करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं सामासिक विग्रह का, तो बन जाता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ऐसे ही यथा क्रम भी बन जाएगा, क्रम के अनुसार। यथा नियम भी बन जाएगा, नियम के अनुसार। यथा शब्द का मतलब हमें यहाँ आना चाहिए के अनुसार, ठीक है। और जो बाद वाला जो हमारा संज्ञा है वो हम स्टार्टिंग में उसको लेकर चलते हैं, यानी कि जो द्वितीय पद है वो प्रारंभ में आ जाएगा जब हम उसका अर्थ निकालते हैं, जब उसका विग्रह करते हैं, और जो प्रथम पद है वो बाद में चला जाता है, ठीक है। अब देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन का बन गया प्रत्येक दिन। प्रति, इसको देखते हैं, प्रति और दिन, ये दो शब्द है यहाँ पर, प्रथम और द्वितीय, पूर्व और उत्तर। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और दिन आप जानते ही हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक दिन, ठीक है। प्रत्येक दिन इसका सीधा सीधा सा अर्थ निकल गया, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक एक दिन, एक एक दिन भी हम कह सकते हैं। हमारा सामासिक विग्रह या अर्थ सही आना चाहिए, सही बैठना चाहिए, ठीक है, वही हमारा सही सामासिक विग्रह कहलाएगा, यानी सार्थकता होनी चाहिए उसके अंदर, कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे प्रतिवर्ष, यानी प्रति का मतलब प्रत्येक या हर, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, और प्रति यहाँ पर उपसर्ग है, इसके भी कई अर्थ हैं। प्रति का मतलब हर भी होता है, तो प्रत्येक भी होता है, एक एक भी होता है, ठीक है। तो हर वर्ष भी लिख सकते हैं यहाँ पर। आजन्म, आजन्म में आ उपसर्ग है, और जन्म यहाँ पर संज्ञा, ये जन्म से लेकर, यानी जन्म से लेकर आ उपसर्ग का मतलब हो गया से लेकर, यानी कब से, जन्म से लेकर के, यानी आज जन्म से स्थिति बन रही है। यथा साध्य, जितना साधा जा सके, जितना साधा जा सके वो होता है यथा साध्य, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अब हमारे सामने है द्वंद्व समास, ठीक है। अव्ययभाव समास के बाद द्वंद्व समास की बारी है। अब द्वंद्व समास क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। द्वंद्व समास के दोनों पद कैसे होते हैं, दोनों पद प्रधान या अप्रधान? दोनों पद प्रधान, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, यानी कि कोई किसी से कम नहीं है भाई, पूर्व हो या फिर उत्तर हो, दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही समान होते हैं, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये चीज और ध्यान रखनी है आपको, समान होते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, विलोम भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होते, यानी हमेशा ये विपरीत नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात सबके समझ में आ चुकी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि द्वंद्व समास में कौन कौन से जो बीच में योजक चिन्ह लग करके आता है, जब हम उसको हटाते हैं
तो कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जुड़ करके आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है और, एक होता है अथवा, एक होता है या, और एक एवं। ठीक है, तो इनका प्रयोग किया जाता है जब हम उनके बीच में समासिक विग्रह करते हैं, जब हम योजक चिन्ह को हटाते हैं, जब हम दोनों शब्दों को समासिक विग्रह के रूप में दिखाते हैं, तो इनमें से हमें किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इनका प्रयोग हम करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है जलवायु, तो पहला पद जल, दूसरा वायु, और बना देंगे जल और वायु। बिल्कुल इजी है, सबसे सरल यही समास है। ठीक है, अपना पराया, अपना या पराया, अपना या पराया। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि अपना पराया और जलवायु में से किस सामासिक शब्द के अंदर विलोम की स्थिति है, विपरीत अर्थ है, किसमें है? सर अपना और पराया। बिल्कुल सही है, अपना और पराया। तो देखो ये लाइन हमारे सामने लिखी हुई है कि कहीं कहीं पर विलोम की स्थिति होती है, हमेशा नहीं होती है। ठीक है, हमेशा नहीं होती है। तो कोई एग्जाम्पल ऐसा होता है जहां विपरीत शब्द आएंगे, और कहीं पर बिल्कुल सिंपल सी बात है और भी लग जाता है। ठीक है, अब देखो पाप और पुण्य। अब पाप और पुण्य को भी हम, पाप और पुण्य एक दूसरे के क्या विपरीत है, तो ये देखो यहाँ पर और भी लगा सकते हैं, तो पाप अथवा पुण्य भी कर सकते हैं, पाप या पुण्य भी इसमें कर सकते हैं, वो भी हमारा सही होगा। राधा और कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण के लिए है। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। गुण तथा दोष भी कह सकते हैं, और गुण अथवा दोष भी कह सकते हैं, गुण या दोष भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें देश विदेश और अमीर गरीब के भी हल करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेकर चलें। ठीक है, यदि आपको समझ नहीं आए तो बाद में आप उतार सकते हो उनको अच्छे से। ओके, दिक्कत नहीं आएगी नोट करने में। अब है जो हमारा द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास के भी प्रकार हैं, इसके भी भेद हैं। अब इसमें पहला जो है, इसमें जो पहला है वो है इतरेतर द्वंद्व समास। अब इतरेतर द्वंद्व समास क्या कहता है अभी, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। वो द्वंद्व जिसमें, वो द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब तो आपको पता ही होगा, दो व्यक्ति, दो वस्तु, ठीक है, उनके मध्य समानता स्थापित, ठीक है, उनके मध्य समानता संबंध स्थापित होता है। तो देखो वो द्वंद्व जिसमें और शब्द से भी पद जोड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हो, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं भाई? इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास से जो पद बनते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि वे दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनते हैं। मतलब समझ में आया इसका? यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये, दोबारा सुन लो एक बार। इतरेतर, इतरेतर का मतलब इतर प्लस इतर, यानी कि दूसरा। इसमें क्या होता है, वो द्वंद्व जिसमें और शब्द भी पद से जुड़े होते हैं, और से भी, शब्द से भी पद जुड़ जाते हैं और अलग अस्तित्व रखते हैं, यानी अलग अस्तित्व रखने वाले पद भी इसमें जुड़ के आते हैं, वो इतरेतर द्वंद्व होता है। और इनसे जो समास से जो पद बनता है वो बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर के वो बनते हैं। एग्जाम्पल पर चलते हैं, जैसे राम और कृष्ण। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, राम और कृष्ण। ठीक है, अब राम और कृष्ण में देखो आप, राम और कृष्ण में है एक तो राम और एक कृष्ण। ठीक है, राम और कृष्ण, यहाँ पर कितने पद हो गए? दो पद। ठीक है, अब इन दोनों पदों को राम कृष्ण भी लिख सकते हैं हम एक साथ, राम कृष्ण भी लिख सकते हैं, तो ये बहुवचन के रूप में हो गए। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है, एक ही वस्तु होती है, जबकि बहुवचन में एक से अधिक होते हैं। तो ये बहुवचन के रूप में प्रयोग में आ रहा है, राम कृष्ण। ठीक है, माँ बाप, माँ बाप को हम, माँ बाप को अभिभावक भी कह सकते हैं, ये भी बहुवचन के रूप में है एक शब्द में। अमीर गरीब, गाय बैल, ऋषि मुनि, बेटा बेटी, ठीक है, ये सभी बहुवचन के अर्थ में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, इनमें दो या दो से अधिक पद भी मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो द्वंद्व समास में एक दूसरा इसका भेद है, समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास क्या कहता है? समाहार का अर्थ होता है समूह, समाहार का अर्थ होता है समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद
और समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर समूह का बोध कराते हैं। लाइन को दोबारा देखें, जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़ा होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रख करके समूह का बोध कराते हैं, तब वह समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। कैसे, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उसे हम समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसमें जैसे दाल रोटी है, दाल रोटी है, दाल रोटी के अंदर ये एक पूरी तरीके से समूह के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब समूह आ गया इसके अंदर, दाल रोटी के अंदर समूह के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। विग्रह तो हमने कर दिया और समुच्चय बोधक अब जोड़ दिया, यहाँ पर लगा दिया, लेकिन जब हम इसको एक साथ लिखते हैं तो ये समूह के लिए आएगा। हाथ और पांव, इसको जब एक साथ लिखेंगे तो समूह के लिए हाथ पांव, ठीक है। आहार निद्रा, आहार निद्रा भी, आहार और निद्रा वैसे तो अलग अलग कर दिए हमने यहाँ पर, लेकिन जब हम इसका सामासिक शब्द बनाएंगे तो वो समूह यानी समाहार द्वंद्व के लिए आएगा, ठीक है। इनमें जो दोनों शब्द हैं उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है, आई बात समझ में। जबकि इतरेतर में अलग अलग अस्तित्व होता है, यहाँ पर दोनों का अलग अलग अस्तित्व न हो करके समूह के रूप में उनका अस्तित्व है। आई बात समझ में सभी के? यस सर। यस सर। अब एक प्रकार और है इसका द्वंद्व समास का, वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या कहता है, देखो इस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय आते हैं, ठीक है, ये छिपे होते हैं, उसे हम वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में ज्यादा से ज्यादा विपरीत अर्थ आते हैं, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा था कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें कहीं कहीं पर विलोम शब्द या विपरीत अर्थ भी आते हैं, तो वो जो भी एग्जाम्पल होंगे ना वो वैकल्पिक के होंगे, ठीक है। वैकल्पिक जो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं उनमें ही विलोम शब्द आएंगे, जैसे पाप और पुण्य हो, यानी कि विलोम शब्द यहाँ पर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये भला या बुरा हो, थोड़ा या बहुत हो, यानी इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सभी विपरीत अर्थ वाले होंगे या विलोम शब्द वाले होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए